हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है चीफ। ये मूवी साल 2018 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग बारिश का सीन दिखाते हुए होती है। ऐसी बरसात में एक कार ड्राइवर गाड़ी चला रहा था कि तभी उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है और समंदर में डूबने की वजह से ड्राइवर की वहीं मौत हो जाती है। फिर मूवी 5 साल आगे बढ़ती है। इधर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बहुत जल्दी में कहीं जा रहा था। तभी उस आदमी के पीछे कोई आकर उसे शूट करके भगवान के पास भेज देता है, यानी उसका मर्डर कर देता है। फिर सीन पुलिस डिपार्टमेंट के एनालिसिस चीफ कतारो पर शिफ्ट होती है। कतारो को उसकी एम्प्लॉय ने कॉल किया था। कतारो एम्प्लॉय से कहता है, मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब एम्प्लॉय कहती है, आप ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुके हो। इसे सुन कतारो हैरान होता है और तभी कतारो की नजर सामने लगे कैमरा पर पड़ती है। इस कैमरे के जरिए कतारो की एम्प्लॉय यानी अकीरा कतारो को मॉनिटर कर रही थी। कतारो कहता है, अपने बॉस पर नजर रखना अच्छी बात नहीं है। तो इसे सुन अकीरा ऑफिसर नोरिको को कॉल देती है और नोरिको कतारो से कहती है, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना था कि मेन चीफ तुम्हें कॉल करेंगे। तो इसे सुन कतारो फोन रख देता है और इस कॉल के बाद ही कतारो को चीफ मात्सुदा का कॉल आ जाता है। मात्सुदा हड़बड़ाते हुए कहता है, मेरे ऑफिस में अर्जेंटली आकर मिलो। कॉल के बाद मात्सुदा के ऑफिस में बैठा फर्स्ट डिवीजन का चीफ यामाजाकी कहता है, तुमने कतारो को क्यों कॉल किया? मात्सुदा कहता है, क्योंकि कतारो तुम्हारी टीम का सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसे मेन केसेस बताना हमारी फॉर्मेलिटी है, लेकिन वो तुम्हारे काम पर टांग नहीं अड़ाएगा। तो इसे सुन यामाजाकी कुछ खास खुश नहीं दिखता। आगे ऑफिस में मात्सुदा कतारो को एक आदमी की फोटो दिखाकर बताता है कि इस आदमी का नाम तोगेन ताकीची है। ये तोगेन कंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन अचानक किसी ने इसको गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। दोस्तों, ताकीची वही है जिसे मूवी की शुरुआत में ही किलर ने मार डाला था। मात्सुदा आगे कहता है, बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ इस केस का एक गवाह ओदागिरी हाथ आया है। दरअसल जिस वक्त ताकीची की हत्या हुई थी उस वक्त ओदागिरी अपनी टैक्सी में आराम कर रहा था। तभी ओदागिरी को गोली चलने की आवाज आई और ओदागिरी ने अपनी आंखों के सामने ताकीची की किलर को क्राइम सीन से भागते हुए देखा। कतारो कहता है, क्या ओदागिरी ने किलर का चेहरा देखा? यामाजाकी कहता है, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओदागिरी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता। कतारो कहता है, ऐसा क्यों? मात्सुदा बताता है, क्योंकि आज से 6 महीने पहले ओदागिरी ने पुलिस से उसकी मिसिंग वाइफ को ढूंढने की रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी रिक्वेस्ट खारिज कर दी। इसलिए ओदागिरी इस बात का बदला ले रहा है। ओदागिरी चाहता है कि पहले पुलिस उसकी वाइफ की तलाश करे, तब वो पुलिस को कुछ बताएगा। कतारो कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें सबसे पहले उसकी वाइफ का ही पता करना चाहिए। मात्सुदा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी वाइफ 5 साल पहले ही मर चुकी है। तो इसे सुन कतारो हैरान होता है। आगे ओदागिरी कतारो को बताता है कि मेरी वाइफ जिंदा है, आप लोग यकीन क्यों नहीं करते? कतारो कहता है, 5 साल पहले तुम्हारी वाइफ ताकुया गाड़ी चलाते हुए एक समंदर में डूबकर मर गई थी और बाद में तुमने ही खुद उसकी डेड बॉडी भी कंफर्म की है। ओदागिरी कहता है, हाँ, लेकिन उस बॉडी को पानी में तैरते हुए ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके थे। ऐसे में बॉडी को वेरीफाई करना मुश्किल था, इसलिए मैंने जल्दबाजी में उस लाश को बगैर ज्यादा परखे अपनी वाइफ बता दी। लेकिन सिर्फ 1 साल पहले की बात है, जब मैं काम के सिलसिले से टोक्यो गया तो वहाँ रेड सिग्नल में इंतजार करते वक्त मैंने अपने सामने एक लेडी को गुजरते देखा और मुझे पूरी तरह से कंफर्म है कि वही लेडी मेरी वाइफ ताकुया थी, मगर उस वक्त मैं ताकुया को नहीं ढूंढ पाया। बाद में मैंने इस बारे में पुलिस को बताया, मगर पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए मैंने अपनी दुकान बेच दी और सारा सामान समेटकर यहीं टोक्यो शिफ्ट हो गया। इधर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए मैंने टैक्सी ड्राइवर की नौकरी ज्वाइन कर ली, बस इस आशा में कि किसी दिन मेरी वाइफ मुझे वापस मिल जाएगी। आगे नोरिको अपनी पूरी टीम को बताती है कि अगर हमें ओदागिरी की गवाही चाहिए तो उस लड़की का पता लगाना होगा जिसे ओदागिरी ने उस दिन देखा था। लेकिन चीफ कतारो इस वक्त है किधर? इसे सुन हैकर अकीरा चीफ के जीपीएस से उसका लोकेशन ट्रैक करती है। इससे पता लगता है कि चीफ इस वक्त किसी सी साइड एरिया के पास जा रहा है। दोस्तों, ये वही सी यानी समंदर है जिसमें ताकुया ने डूबकर आत्महत्या की थी। इधर ताकुया केस का पुराना इंस्पेक्टर कतारो को बता रहा था कि ताकुया के मरने के बाद उसका हस्बैंड ताकुया की लाश को ठीक से पहचान नहीं पाया क्योंकि पानी की वजह से लाश काफी गल गई थी। ऐसे वक्त में हमारे पास ताकुया की एक कलीग आई। उस कलीग ने हमें बताया कि सुसाइड से पहले जब ताकुया अपना सारा सामान बांधकर गाड़ी में बैठ रही थी तो उस वक्त उस कलीग ने ताकुया का चेहरा अपनी आंखों से साफ साफ देखा था।
मगर आप ये सब अचानक क्यों पूछ रहे हैं? कतारो कहता है, नहीं बस मुझे इस केस को लेकर थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। तो इसे सुन इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी कतारो के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में नोरिको थी। नोरिको कतारो के पास आकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कतारो कहता है, मैं बस यहाँ कुछ कंफर्म करने आया था। नोरिको कहती है, तो आपको नहीं लगता कि ताकुया अभी जिंदा है? कतारो कहता है, हो भी सकता है, शायद उस दिन जिसे ओदागिरी ने देखा था वो ताकुया नहीं बल्कि उसकी जुड़वा होगी। वैसे तुम यहाँ कैसे पहुंची? नोरिको कहती है, आपके मोबाइल जीपीएस को ट्रैक करके। दूसरी तरफ हम कतारो के बाकी दो टीम मेंबर्स मिस्टर काजी और जैंग को देखती हैं। ये दोनों उस रोड में इन्वेस्टिगेट करने आए थे जहाँ ओदागिरी ने अपनी वाइफ की हमशक्ल को देखा था। इस रोड के चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे, लेकिन जैंग काजी को बताता है कि 6 महीने की सारी सीसीटीवी फुटेज फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तभी रास्ते से गुजरते वक्त इन दोनों की नजर फर्स्ट डिवीजन के ऑफिसर्स पर पड़ती है। ये लोग कतारो की टीम के साथ कॉपरेट न करते हुए अकेले ही ताकीची मर्डर केस पर काम कर रहे थे। तभी काजी भागते हुए उनकी टीम के पास जाता है। यहाँ मोरिशिमा नाम का ऑफिसर काजी को अपना सीनियर कह रहा था। काजी कहता है, क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि इस केस में हम दोनों की टीम को एक साथ काम करना है? अगर तुम अपनी टीम से कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी चीफ को बता दूंगा कि तुम्हारा उसकी भतीजी के साथ चक्कर चल रहा है। मोरिशिमा काजी को रोकते हुए कहता है, प्लीज इस बारे में चीफ को मत बताना। काजी कहता है, तो तुम्हें मर्डर केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। इतने में ही मोरिशिमा को उसका पार्टनर बुला लेता है और मोरिशिमा उसके साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक पेट्रोल पंप देखते हैं। यहाँ इन्हें ओदागिरी के शॉप में काम करने वाली पुरानी वर्कर मिया मिली थी। नोरिको मिया से ताकुया के बारे में पूछती है। मिया बताती है, ताकुया भी ओदागिरी के शॉप में ऐसा वर्कर काम करने आई थी, लेकिन ओदागिरी ताकुया से पहले ही दिन इम्प्रेस हो गया और बाद में दोनों ने मिलकर शादी कर ली। पर ताकुया का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज था। ताकुया को देखकर हमेशा ऐसा लगता था जैसे कि वो हमसे कुछ छिपा रही है। एक समय की बात है, जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तभी मैंने एक रेस्टोरेंट के अंदर ताकुया को पाया, लेकिन उस रेस्टोरेंट में ताकुया अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी थे। पर तभी ताकुया ने मुझे देख लिया और मैं वहाँ से चली गई। मे बी ताकुया और उस आदमी का कोई सीक्रेट अफेयर रहा होगा। तब नोरिको बस अंदाजा लगाते हुए कहती है, क्या वो बुजुर्ग आदमी ये थे? ऐसा कहकर ये लोग मिया को मरे हुए विक्टिम ताकीची की फोटो दिखाते हैं और मिया भी कंफर्म करती है कि उस दिन रेस्टोरेंट में बैठा वो आदमी यही था। मतलब ताकीची का मर्डर केस और ओदागिरी की वाइफ का मिसिंग केस आपस में कनेक्टेड है। आगे ये दोनों ये सारी बातें चीफ मासुदा को बताती हैं। मासुदा कहता है, तो तुम्हें लगता है कि ओदागिरी की वाइफ ताकुया ने मरने का नाटक करके 5 साल बाद ताकीची का मर्डर कर दिया और इस हिसाब से ताकुया अभी तक जिंदा है? लेकिन ये सब बकवास बातें हैं। वैसे भी हमें ओदागिरी के बयान की कोई जरूरत नहीं और तुम लोग भी अब से ताकुया की मिसिंग केस की तहकीकात बंद कर दो। नोरिको कहती है, लेकिन क्यों? मासुदा कहता है, क्योंकि हमारी टीम को एक आदमी के ऊपर शक हो गया है। उस आदमी के ताकीची के साथ अच्छे संबंध थे और कहा जा रहा है कि वो आदमी कोई फॉरेनर था, इसलिए अब हमें ओदागिरी के बयान की कोई जरूरत नहीं, उसका केस कैंसिल कर दो। नोरिको कहती है, लेकिन हम ओदागिरी केस में बहुत आगे पहुंच गए थे। चीफ कहता है, इस 5 साल पुराने केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम लोगों से मैंने नहीं कहा था। तो कतारो चीफ की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस के बाहर आकर नोरिको कहती है, क्या आप सच में ओदागिरी केस की इन्वेस्टिगेशन बंद कर देंगे? कोतारो कहता है, नहीं, लेकिन अब हमें इस केस की छानबीन चीफ मासुदा से छिपकर करनी होगी। आगे अकीरा ताकुया का डाटा निकालकर अपनी टीम वालों को बताती है कि जब ताकुया महज 6 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स आग में जलकर मर गए थे, इसलिए ताकुया की शुरुआती परवरिश चाइल्ड केयर स्कूल में हुई। बाद में ताकुया ट्रैवल एजेंसी की क्लर्क बन गई, लेकिन ताकुया को वहाँ अच्छा नहीं लगा और वो अचानक से नामाजू टाउन में शिफ्ट हो गई, जहाँ उसकी मुलाकात ओदागिरी से हुई और इसी की सिर्फ 2 महीने बाद ताकुया का एक्सीडेंट हो गया। नोरिको कहती है, लेकिन इतनी अच्छी जॉब छोड़ के ताकुया नामाजू टाउन में काम मांगने क्यों आई? कोतारो कहता है, इसके लिए हमें ताकुया की हिस्ट्री खंगालनी होगी। अगले दिन कोतारो और नोरिको ताकुया के पुराने ट्रैवल एजेंसी के बॉस से पूछते हैं, क्या इस एजेंसी में कोई ऐसा एम्प्लॉय था जो ताकुया के साथ सबसे ज्यादा क्लोज था? तब ट्रैवल एजेंसी का बॉस वहाँ अपनी एक एम्प्लॉय जून को बुलाकर उससे पूछता है, आज से 5 साल पहले ताकुया ने कंपनी से रिजाइन क्यों दिया था? जून कहती है, सॉरी मैं इस बारे में नहीं जानती, क्योंकि ताकुया काफी कम लोगों से मिला करती थी
और अपनी प्राइवेट लैब के बारे में तो वो किसी को भी नहीं बताती थी। ऐसा कहते कहते जून की नजर ताकुया के फोटो पर पड़ती है। जून कहती है, क्या आप इस फोटो वाली ताकुया की तो बात नहीं कर रहे, जरा एक सेकंड रुकिए। ऐसा बोलकर जून उनके पास कंपनी की ग्रुप फोटो लाती है। इस फोटो में ताकुया का चेहरा काफी अलग लग रहा था। इसे देखिए दोनों ही बहुत हैरान होती हैं। अगले सीन में नोरिको टीम को बताती है कि असली ताकुया ये लड़की है और जिसने ओदागिरी से शादी की थी वो नकली ताकुया थी। इन दोनों का चेहरा थोड़ा बहुत सिमिलर था, इसलिए शायद ओदागिरी को भ्रम हुआ होगा। जैंग कहता है, फिर जिसका पानी में एक्सीडेंट हुआ था वो कौन सी ताकुया थी? नोरिको कहती है, वो ये असल वाली ताकुया थी। जब हमने इस ताकुया का डेंटल डीएनए रिकॉर्ड और बॉडी के डीएनए को मैच किया तो वो सब पूरी तरह से मैच हो गया। काजी कहता है, फिर वो बहरूपिया औरत कौन थी जिसने ओदागिरी से शादी की? कोतारो कहता है, इसका तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन अगर हम असल ताकुया के पास्ट के बारे में पता करेंगे तो बहुत जल्द हमें इस बहरूपिया ताकुया के बारे में भी कुछ न कुछ पता लग जाएगा। अगले सीन में हम चीफ मासुदा का ऑफिस देखते हैं। यहाँ यामाजाकी चीफ को बताता है कि ताकेची अपने कंस्ट्रक्शंस के लेबर्स वियतनाम से एक्सपोर्ट करवाता था और उन्हीं में से कुछ वियतनामीज अचानक मिसिंग हो गए थे। वह सारे वियतनामीज बाइक चलाने में एक्सपर्ट थे। वहीं शूटिंग साइट में भी एक अनजान बाइकर को देखा गया था। वैसे कतारो का क्या हुआ? चीफ कहता है, उसकी टेंशन मत लो, कतारो को ओदागिरी केस से मैंने आउट कर दिया है, अब वो तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। तो इसे सुन यामाजाकी राहत की सांस लेता है। फिर सीन ताकुया के चाइल्ड केयर में शिफ्ट होता है। इधर डॉर्मिटोरी मैनेजर कोतारो और नोरिको को उनकी एल्बम लाकर ताकुया की पुरानी बचपन वाली तस्वीरें दिखाती है। मैनेजर बताती है कि ताकुया के पेरेंट्स आग में जल बसे थे, लेकिन एक भले आदमी ने ताकुया को आग से निकालकर उसकी जान बचा ली थी। पेरेंट्स का साया छूटने के बाद ताकुया को इस चाइल्ड केयर में शिफ्ट कर दिया गया। तभी कोतारो फोटो एल्बम में एक फोटो दिखाकर पूछता है, क्या ये लड़की भी ताकुया ही है? मैनेजर गौर से देखती है तो इस फोटो में ताकुया स्माइल कर रही थी। मैनेजर बताती है, हाँ लेकिन अजीब है, ताकुया कभी स्माइल नहीं करती, उसकी ज्यादातर फोटोज में आप उसे अकेला और उदास पाओगे। कोतारो कहता है, और ये लड़की जो ताकुया की साइड में खड़ी है ये कौन है? मैनेजर कहती है, ये लड़की तो हमारे यहाँ की नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अक्सर ताकुया के साथ खेलने आती थी और ताकुया की बस इसी से फ्रेंडशिप थी। तो इससे इन्हें समझ आ जाता है कि ताकुया के बगल में खड़ी ये अनजान लड़की ही शायद से नकली ताकुया है, इसलिए ये दोनों ये फोटो खींच लेती हैं। आगे हैकर अकीरा उस फोटो के बैकग्राउंड को स्कैन करके पता करती है कि जिस जगह ये फोटो खींची गई थी वो लोकेशन जापान के शिगा प्रीफेक्चर में बने हुए अम्यूजमेंट पार्क की थी। ये देखकर अकीरा ये लोकेशन कॉल पर कोतारो को बताती है और कोतारो फोन कट करके नोरिको के साथ उस पार्क में पहुंचता है, लेकिन ये अम्यूजमेंट पार्क बंद हो गया था और सालों पहले इस अम्यूजमेंट पार्क के सामने एक जाइंट व्हील हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ से उस जाइंट व्हील को हटा दिया गया। अब ये दोनों उस बहरूपीय लड़की के बारे में वहाँ के लोकल्स से पूछताछ करती हैं। तब उधर एक लेडी बताती है कि ये लड़की तो आसुका चैन है, ये मेरे बेटे की क्लासमेट थी, लेकिन अचानक किसी बीमारी के कारण आसुका के मदर की डेथ हो गई और आसुका भी इस टाउन को छोड़कर कहीं और चली गई। आगे अकीरा आसुका के नाम और डेट ऑफ बर्थ के जरिए उसका पूरा बायोडाटा निकाल कर बताती है कि आसुका फिलहाल टोक्यो शहर में रह रही है और आसुका की 2 साल पहले ही रियुत्सु नाम के आदमी से शादी हुई है। आगे ये दोनों आसुका का फिक्स एड्रेस निकलवाकर उसके घर की तरफ पहुंचते हैं। इधर घर के बाहर ही एक काली बाइक पार्किंग में लगी हुई थी। इसे देखकर ये दोनों घर के अंदर बढ़ते हैं और आसुका को नकली ताकुया की फोटो दिखाती हैं। ताकुया कहती है, सॉरी आप लोगों को गलत फहमी हुई है, ये मैं नहीं हूँ, ना ही मैं कभी नोमुजु शहर में थी। इतना कहते ही आसुका के पास उसका हस्बैंड युसु आता है। आसुका अपने हस्बैंड से कहती है, देखिए शहर में एक औरत बिल्कुल मेरी तरह दिखती है और उस औरत के पति को ऐसा शक है कि उसने अपनी वाइफ को देखा है। तब रियुत्सु फोटो देखकर कहता है, तुमने जिंदगी में कभी चश्मा नहीं लगाया, ये तुम हो ही नहीं सकती। ऐसा कहकर रियुत्सु चला जाता है। तब कोतारो कहता है, क्या आप ताकुया नाम की किसी लड़की को जानती हो? आसुका कहती है, वो कौन है? कोतारो कहता है, ताकुया के साथ अब बचपन में खेला करती थी। एक दिन अचानक ताकुया के घर में आग लग गई, पर उस आग में ताकुया को एक आदमी ने रेस्क्यू कर लिया। पता है, फायर ब्रिगेड ने हमें बताया कि उस वक्त जिस आदमी ने ताकुया को रेस्क्यू किया था वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे फादर बाकावियाशी थे। इसके बाद से बाकावियाशी ताकुया से लगातार मिलने लगे और इसी दौरान तुम्हारी और ताकुया की दोस्ती हुई थी। आसुका कहती है, हाँ मुझे याद आया, ताकुया और मैं बचपन में बेस्ट फ्रेंड थी। कोतारो कहता है, क्या ताकुया
कि आपके साथ ये फोटो आपके फादर वाकाबयाशी ने ली थी। आसुका कहती है मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, वैसे ताकुया कैसी है? कोतारो कहता है ताकुया 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी है और पिछले 5 सालों से एक अनजान लेडी ताकुया की आइडेंटिटी लेकर जी रही थी और अब ये अनजान लेडी किधर है किसी को नहीं पता। आसुका कहती है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा। कोतारो कहता है वैसे आपके घर के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है, क्या वो बाइक आपके हस्बैंड की है? रियोसु कहता है हाँ, लेकिन मैं उस बाइक को ज्यादा नहीं चलाता। कोतारो आसुका से पूछता है बस एक आखिरी सवाल, आपके फादर वाकाबयाशी इस वक्त किधर है? आसुका कहती है सॉरी पर उनकी डेथ हो चुकी है। इसे सुन कोतारो और नोरिको दोनों उस घर से चले जाते हैं। बाहर आकर कोतारो कहता है इसमें कोई शक नहीं कि यही लड़की वो बहरूपी ताकुया है। नोरिको कहती है लेकिन आसुका अपनी आइडेंटिटी बदलकर ताकुया क्यों बनी होगी? कोतारो कहता है ये तो मैं भी नहीं जानता, इसके लिए मुझे एक बार उदागिरी से मिलना होगा। तब तक तुम इस नकली ताकुया यानी आसुका पर नजर रखो। अगले सीन में कोतारो उदागिरी से मिलकर बताता है कि उसकी वाइफ अभी जिंदा है, लेकिन फिलहाल ये सब एक थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक ताकुया नाम की एक लेडी असल में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने उसी ताकुया की आइडेंटिटी और नाम चुरा लिया और तुमसे मिलने आई। वही जिस लड़की की लाश तुमने आइडेंटिफाई की थी वही असली वाली ताकुया थी। उदागिरी कहता है इसका मतलब मेरी वाइफ अभी भी जिंदा है। कोतारो कहता है अभी कुछ कह नहीं सकती, खैर तुम्हारी वाइफ सीक्रेटली ताकीची नाम के एक ओल्ड पर्सन से मिला करती थी। उदागिरी कहता है ताकीची ये कौन है? कोतारो कहता है ताकीची उसी केस का विक्टिम था जिसके लिए हमें तुम्हारी गवाही चाहिए। उदागिरी कहता है जहाँ तक कि मैं जानता हूँ मेरी वाइफ ताकीची नाम के किसी आदमी को नहीं जानती थी और ताकीची ने भी इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। कोतारो कहता है रुको, इसका मतलब तुम ताकीची को जानते थे? उदागिरी झिझकते हुए कहता है हाँ, दरअसल मैं ताकीची से काफी टाइम पहले मिल रखा था। कोतारो कहता है और जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारी वाइफ का ताकीची के साथ अफेयर चल रहा है तब तुमने ताकीची का मर्डर कर दिया। उदागिरी कहता है नहीं, मैं ताकीची का किलर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ताकीची के असली किलर को देख रखा है। किलर के पास काली कलर की बाइक थी, हालांकि हेलमेट के कारण मैं किलर का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि किलर की गर्दन में एक बड़ा सा रेड स्टार का टैटू था। इतना जानते ही कोतारो को उसके ऑफिस से एक कॉल आ जाता है और फिर कोतारो को अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ता है। यहाँ ओसामू नाम का एक खास आदमी कोतारो का वेट कर रहा था। ओसामू कोतारो से कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर का खास एडवाइजर ओसामू हूँ और तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं बहुत जल्द कैबिनेट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाली एक टीम बनाने वाला हूँ और सोच रहा हूँ कि उस टीम का इंचार्ज तुम्हें बना दूं। कोतारो कहता है लेकिन मैं ही क्यों? ओसामू कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रतिभा देखी है, बहुत ही कम ऑफिसर्स तुम्हारे जैसे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इधर तुम अपना टैलेंट ताकीची जैसे छोटे मोटे मर्डर केसेस में वेस्ट कर रहे हो। मेरे साथ मिल जाओ, मैं वहाँ तुम्हें तुम्हारे हैंडल करने लायक केस दूंगा। कोतारो कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। इसे सुन ओसामू वहाँ से चला जाता है। ओसामू के जाते ही डिपार्टमेंट में जैंग और काजी लौट आती हैं। जैंग ओसामू की गाड़ी देखकर हैरान होता है कि आखिर इतना बड़ा एडवाइजर यहाँ क्यों आया। फिर ऑफिस में जाकर जैंग यही सवाल कोतारो से पूछता है। कोतारो भी अच्छे से जानता था कि ओसामू उसे ताकीची मर्डर केस से हटवाने आया था। तभी अकीरा ओसामू की डिटेल्स निकाल लेती है और पता लगता है कि ओसामू कई बार ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकारी रह चुका है, पर फिलहाल ओसामू प्राइम मिनिस्टर का मेन एडवाइजर है। कोतारो कहता है ठीक है, वैसे तुम दोनों को क्या पता लगा? जैंग बताता है हमें पता लगा कि ओदागिरी बहुत पहले किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, जिस कारण काम के सिलसिले से ओदागिरी को अलग अलग जगह जाना होता। जैसे एक बार ओदागिरी वियतनाम गया था। इसे सुन कोतारो हैरान होता है। काजी बताता है वियतनाम में ओदागिरी एक लोकल टूर कंपनी का ड्राइवर था। कोतारो कहता है जिस ट्रेवल एजेंसी में असल ताकुया काम करती थी वहाँ भी वियतनाम से जुड़े किसी टूर कंपनी का काम होता था। जरूर ओदागिरी और ताकुया के बीच कोई कनेक्शन था, लेकिन अभी हम कुछ ठीक से नहीं कह सकते क्योंकि ओदागिरी के बयान के मुताबिक किलर कोई स्टार जैसे शेप का टैटू वाला है। अकीरा कहती है इस तरह के टैटू को वीनस आर्ट कहते हैं। ये टैटू वियतनाम के लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर है। कोतारू कहता है मतलब किलर कोई वियतनाम का आदमी है। वैसे फर्स्ट डिवीजन भी इसी वियतनाम वाले एंगल से सोच रही है। काजी कहता है मैं एक बार देखकर आता हूँ कि फर्स्ट डिवीजन में क्या चल रहा है। ऐसा कहकर काजी वहाँ से चला जाता है। आगे कोतारू भी ट्रैवल एजेंसी जाकर उसके बॉस से उनके एम्प्लॉयज की लिस्ट चेक करवाता है और जैसा कि उन्होंने सोचा था इस लिस्ट में एक नाम ओदागिरी का भी था।
बॉस बताता है कि ओदागिरी वियतनाम तक जाने वाला हमारा एजेंसी का ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही इसने हमारे लिए काम करना बंद कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। तो बीच में जैंग कहता है, वैसे ताकुया भी यहीं काम करती थी ना। बॉस कहता है, हाँ, पर क्यों? क्या ताकुया और ओदागिरी के बीच कोई कनेक्शन है? कोतारू हंसते हुए कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ताकुया के बॉस को इधर शक हो गया था। एजेंसी से बाहर निकलकर कोतारू जैंग को डांटता है कि तुम अननेसेसरी बोलकर किसी को केस की इन्फॉर्मेशन मत दिया करो। इतना कहते ही कोतारू को नोरिको का कॉल आता है। नोरिको कॉल में कहती है, मैंने आसुका और उसके हस्बैंड पर बहुत देर से नजर रखी, लेकिन आसुका अपने घर से बाहर भी नहीं निकली है और उनकी बाइक भी उसी जगह पर है। इसे सुन कोतारू जैंग को कमांड देता है कि अब से तुम नोरिको की जगह आसुका पर नजर रखोगे और नोरिको मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करेगी। दूसरी तरफ हम फर्स्ट डिवीजन के ऑफिसर्स को देखती हैं। ये दोनों एक वियतनामी आदमी से अपने केस के सस्पेक्ट लुआन किधर है इस बारे में पूछ रहे थे, लेकिन इन्हें उस वियतनामी आदमी की भाषा समझ नहीं आ रही थी। तभी लुआन नाम का वो आदमी पुलिस वालों को अपना नाम पूछते देख वहाँ से बाइक लेकर फरार हो जाता है। वहीं जब तक ये ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं तब तक काफी देरी हो गई थी। अब तक काजी फर्स्ट डिवीजन के डिपार्टमेंट में पहुंच गया था। इधर काजी एक रिपोर्ट देखता है, पर उतने में ही मोरिशिमा आकर काजी से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? काजी कहता है, इस फाइल के मुताबिक तुम लोगों को उस वियतनामी सस्पेक्ट का नाम पता मालूम हो गया है। मोरिशिमा कहता है, हाँ, लेकिन हम इसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट में लीक नहीं करेंगे। काजी कहता है, फिर मैं तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चीफ से लीक कर दूंगा। तो इस पर मोरिशिमा फिर से कुछ नहीं कर पाता। आगे काजी उस सस्पेक्ट की डिटेल्स कोतारो को बताकर कहता है, इस आदमी ने कुछ समय तक मिस्टर ताकिची के कंस्ट्रक्शन में काम किया था। इसी पर पुलिस को ताकिची के मर्डर का शक है, क्योंकि आखिरी बार ताकिची इसके साथ बहस करते हुए दिखे थे और सबसे बड़ा सबूत इसकी गर्दन के पास वही स्टार वाला टैटू बना हुआ है। तभी वहाँ अकीरा आकर कहती है, मुझे आसुका के फादर बाकावियाशी के बारे में एक जरूरी डिटेल मिली है। असल में बाकावियाशी की मौत वियतनाम में हुई थी। ऐसा कहकर आसुका उन्हें अपने साथ लाती है। आसुका कहती है, बाकावियाशी लोकल फूड फैक्ट्री के प्लान मैनेजर थे और एक वियतनाम न्यूज़पेपर में उनके सुसाइड की खबर भी छपी हुई है। कोतारो कहता है, इस बारे में डिटेल से पता करो। कोतारो के ऐसा कहते ही ये सीन यही कट होता है। आगे हम आसुका को मार्केट से गुजरता देखते हैं कि इतने में ही आसुका के सामने कोतारू और नोरिको आकर उसे रास्ते में ही रोक लेती हैं। पुलिस स्टेशन में आसुका कहती है, हाँ, मेरे फादर की डेथ वियतनाम में हुई थी, लेकिन उससे इस केस का क्या कनेक्शन? कोतारू कहता है, दरअसल आपके फादर जिस वक्त वियतनाम में थे, सेम उसी समय ओदागिरी भी वियतनाम में मौजूद था और असल में आपके फादर की मौत बहुत मिस्टीरियस तरह से हुई थी, इसलिए वियतनाम वालों ने उसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन सिर्फ ओदागिरी जानता था कि तुम्हारे फादर की मौत कैसे हुई, इसलिए तुमने बाद में अपनी आइडेंटिटी बदलकर ओदागिरी को अप्रोच किया ताकि उससे अपने फादर की मौत का रहस्य जान सको। आसुका अनजान बनकर कहती है, तो आप लोगों को मुझ पर शक है? आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपका ये शक दूर हो जाए? कोतारो कहता है, बस एक रास्ता है, आपको मेरे सामने ओदागिरी से मिलना होगा। जैसे ही ओदागिरी ने कंफर्म कर दिया कि आप उसकी वाइफ नहीं हो, वैसे ही मैं आप पर शक करना छोड़ दूंगा। तो यहाँ आसुका के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आसुका इस पर राजी हो जाती है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लुआन के कलीग डैनियल से लुआन के बारे में पता कर रहे थे। ऑफिसर कहता है, मिस्टर ताकीची और लुआन के बीच किस बात को लेकर झगड़े होते थे? डैनियल कहता है, दरअसल लुआन की बहन मीसा का मर्डर हो गया था। अगले सीन में यामाजाकी कहता है, क्या लुआन की बहन? ऑफिसर कहता है, हाँ, लुआन की सिस्टर असल में वियतनाम की एक नाइट क्लब होस्टेस थी, लेकिन 5 साल पहले रहस्यमय तरह से उसकी लाश उसके कमरे में पाई गई। और अजीब तो यह है कि मर्डर के ठीक बाद ही ताकिची ने अपने अकाउंट से बहुत सारा पैसा ओदागिरी के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि जरूर लुआन की सिस्टर को मारने वाला ताकिची होगा और ये बात ओदागिरी को पता चल गई होगी, इसलिए ताकिची ने ओदागिरी का मुंह बंद करने के लिए उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे ट्रांसफर किए। लेकिन बाद में ओदागिरी पलट गया और उसने सारी सच्चाई लुआन को बता दी, जिसके बाद लुआन ने ताकिची का मर्डर कर दिया। यामाजाकी कहता है, ठीक है, तो सवाल जवाब लिए ओदागिरी को खींच पकड़ कर लाओ। दूसरी तरफ कोतारो के टीम मेंबर्स ओदागिरी से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि इतने में ही वहाँ यामाजाकी के लोग आ जाते हैं। हालांकि काजी और जैंग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी ऑफिसर्स बगैर कुछ कहे सीधा कमरे के अंदर घुस आते हैं। लेकिन इनके आने तक ओदागिरी घबरा कर वहाँ से भाग चुका था। दूसरी तरफ कोतारो आसुका को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था कि इतने में ही कॉल से कोतारो को ओदागिरी के गायब होने की खबर मिलती है। इसी वक्त ये तीनों आसुका के घर पहुंचते हैं और तभी नोरिको कहती है, सर, यहाँ रियोसु की वो बाइक नहीं है। कोतारो आसुका से कहता है, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? आसुका कहती है, मुझे नहीं पता। इसे सुन कोतारो अकीरा
को कॉल लगाता है और उसे रियोसु की बाइक की लोकेशन ढूंढने कहता है। दरअसल यहाँ आते ही कोतारो ने रियोसु की बाइक का नंबर दिमाग में नोट कर लिया था। इसे जानकर अकीरा जल्दी से सीसीटीवी कैमरा को हैक करके उसमें रियोसु की बाइक को ढूंढती है और इधर रोड में लगे एक बैक साइड वाले कैमरे से उसे बाइक का नंबर प्लेट साफ साफ दिखने लगता है, जिससे अकीरा रियोसु का लोकेशन आसानी से पता कर लेती है। आगे ये दोनों अकीरा के बताए लोकेशन में पहुंचती हैं तो इन्हें यहाँ रियोसु की बाइक खड़ी दिखती है, यानी रियोसु यहीं कहीं होगा। दूसरी तरफ रियोसु कहीं जा रहा था कि तभी पीछे से किलर आकर रियोसु को गन से शूट करके वहीं मार डालता है। इधर गोली चलने की आवाज सुनकर कोतारो और नोरिको भी जल्दी से क्राइम एरिया में पहुंचती हैं तो यहाँ इन्हें रियोसु की बॉडी दिखती है, लेकिन रियोसु की सांसें अभी भी चल रही थी, इसलिए रियोसु को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। पर रियोसु हॉस्पिटल में सर्वाइव नहीं कर पाता, जिससे रियोसु की वाइफ आसुका को बहुत गम होता है। तभी आसुका कोतारो से कहती है, मैं आपको सारी सच्चाई बताने को तैयार हूँ। कि इतने में ही उस हॉस्पिटल में चीफ यामाजाकी पहुंच जाते हैं। इसे देख कोतारो उन दोनों को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने कहता है और खुद यामाजाकी के पास जाता है। यामाजाकी कहता है, तुम्हारी टीम की लापरवाही से उदागिरी जेल से फरार हो गया और रियोसु को भी उसने मार डाला। कोतारो कहता है, लेकिन मैंने सुना था कि आपका शक उस वियतनामी लड़के लुआन पर है। यामाजाकी कहता है, हाँ, शायद लुआन और उदागिरी मर्डर करने में पार्टनर्स हैं। तुम्हें पता है उदागिरी पहले वियतनाम में कहाँ काम करता था? उसे वियतनाम के एक नाइट क्लब में गाड़ी चलाने की नौकरी मिली थी और इत्तेफाक से उसी नाइट क्लब में लुआन की बहन का भी कत्ल हुआ था। जरूर लुआन की बहन को ताकिची ने मारा होगा, इसलिए बाद में लुआन ने ताकिची को मारकर उसे अपना बदला ले लिया। कोतारो कहता है, तो फिर उन लोगों ने रियोसु को क्यों टारगेट किया, जबकि रियोसु का इस सब से कोई कनेक्शन भी नहीं था? यामाजाकी कहता है, वो सब मुझे रियोसु की वाइफ आसुका से पता करने में मालूम हो जाएगा। मैंने तुम्हें आखिरी बार आसुका के साथ देखा था, जल्दी बताओ आसुका को तुमने किधर छिपा रखा है? कोतारो कहता है, हर बार अपने सब कॉन्ट्रैक्टर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यामाजाकी कहता है, फिर ठीक है, मैं आसुका को अकेले ही ढूंढ लूंगा। ऐसा कहकर यामाजाकी वहां से गुस्से में चला जाता है। आगे हम आसुका को देखती हैं, जो अपनी सारी सच्चाई कोतारो और नोरिको को बता रही थी। आसुका बताती है, 5 साल पहले मुझे खबर मिली थी कि मेरे फादर की वियतनाम में डेथ हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से सामान पैक करके वियतनाम चली गई। पर वहाँ जाते ही मुझे पता लगा कि मेरे फादर पर किसी नाइट क्लब में काम करने वाली लेडी के मर्डर का इल्जाम था। जब उस लेडी का मर्डर हुआ था उसी वक्त मेरे फादर वहाँ के पार्किंग लॉट से गुजरते हुए दिखे थे, पर ये सब एक झूठा इल्जाम था। इसी इल्जाम से तंग आकर उन्होंने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। मैं जानती थी कि मेरे फादर मुजरिम नहीं थे, इसलिए मैंने पुलिस से हेल्प मांगी, पर वैसे भी इस केस को पहले ही बंद कर चुके थे। तभी मुझे कहीं से पता लगा इस पूरी घटना का इकलौता आई विटनेस ओदागिरी नाम का कोई जापानीज आदमी है। तो इसके बाद मैं फिर से जापान वापस लौट आई और लौटते ही मुझे ताकुया ने कांटेक्ट किया। दरअसल ताकुया जिस ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी उसी सेम एजेंसी में ओदागिरी भी जॉब करता था। एक दिन ताकुया ने ओदागिरी को फोन पर कहते सुना, मैं फिर से कभी वियतनाम नहीं जाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं वाकावयाशी की तरह मरना नहीं चाहता। फिर ताकुया ने मुझे बताया कि अंकल वाकावयाशी कभी सुसाइड नहीं कर सकते और ना ही किसी को मार सकते हैं। जरूर इसके पीछे किसी दूसरे की कोई साजिश थी, हमें इसका पता लगाना होगा, क्योंकि तुम्हारे फादर सिर्फ तुम्हारे ही फादर नहीं थे। उन्होंने मुझे आग में जलने से बचाया था और जब मैं अनाथ थी तब उन्होंने ही मेरी असली पेरेंट्स की तरह प्रोटेक्शन की। अब मैं उनके खातिर ओदागिरी से अपना रिलेशन बनाकर उससे सारी सच्चाई उगलवाऊंगी। मैंने कहा, लेकिन ये सब काफी खतरनाक है, तुम्हारी वजह ये सब तुम मुझे करने दो। तो इस पर ताकुया मान गई। फिर 2 महीने बाद जब ओदागिरी ने अपनी शॉप खोली उसी वक्त मैं ताकुया की आइडेंटिटी लेकर उसके पास काम तलाशने चली गई। यहाँ मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी ताकुया के नाम से बनवा रखे थे ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो, और ठीक ऐसा ही हुआ। मैं लंबे समय तक ओदागिरी की शॉप में काम करती रही। एक बार मुझे गुप्त रूप से तहकीकात करते हुए पता लगा कि ओदागिरी को मिस्टर ताकिची ने 5 मिलियन येन दिए थे। तो इसी सिलसिले में मैं मिस्टर ताकेची से मिली। पहले तो वो मेरी बात सुनकर शॉक हुए, पर फिर जब मैंने उन्हें अपनी असल पहचान बताई तो उन्होंने कहा, ओदागिरी ने तुम्हारे फादर की सही गवाही दी थी। तुम्हारे फादर सच में मर्डर के बाद उस नाइट क्लब से बाहर आते देखे गए थे। लेकिन मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर ये सच भी होता तभी मेरे फादर कभी सुसाइड नहीं करते। इसे सुन ताकेची सच बताने को राजी हो गए, पर उतने में ही मैंने वहाँ खिड़की के पास मिया को देखा। मिया तब से मुझे घूरे जा रही थी, इसलिए मैं ताकेची
ताकेची से कुछ नहीं पूछ पाई। वहीं इस दौरान ओदागिरी को मुझ पर क्रश आ गया और उसने मुझे शादी करने का प्रपोजल भी दिया। यहाँ एक पल के लिए मैं सोचने लगी कि ओदागिरी से शादी करके मैं मेरे फादर वाले केस के बारे में और अच्छे से पता कर सकूंगी। लेकिन जब मैंने इस बारे में असल ताकोया को फोन पर बताया तो ताकोया ने कहा, शादी होते ही ओदागिरी तुम्हारी असलियत जान जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, हमें किसी तरह ये सब यहीं रोकना पड़ेगा। तो इस पर मैं भी मान गई। इधर हम दोनों का प्लान अपना सारा सामान पैक करके हमेशा के लिए टोक्यो भागना था, क्योंकि ओदागिरी के टोक्यो आने की संभावना काफी कम थी। दूसरी तरफ मेरी दोस्त ताकोया भी अपना सारा सामान गाड़ी में रखकर अपने घर से निकल रही थी, पर अचानक रास्ते में ही ताकोया का एक्सीडेंट हो गया और वो पानी में डूबकर वहीं मारी गई। वहीं इस दौरान मैं स्टेशन में ताकोया के आने का इंतजार कर रही थी, पर ताकोया ने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैं अकेली ही टोक्यो शहर आ गई। लेकिन टोक्यो में मुझे न्यूज से पता लगा कि ताकोया मर चुकी है। दरअसल ओदागिरी ने बगैर मुझे बताए ताकोया के साथ अपनी शादी रजिस्टर करवा रखी थी, इसलिए ताकोया को सब ओदागिरी की वाइफ समझ रहे थे। यानी सिर्फ मेरी बेवकूफी के कारण ताकोया की जान चली गई। इस गम को दबाते हुए मैंने नॉर्मल रहने की कोशिश की और ऐसे वक्त में मुझे रियोसु मिला। एक दिन रियोसु के साथ रास्ते से गुजरते वक्त मेरी टक्कर मिस्टर ताकेची से हो गई। ताकेची वहाँ लगातार मुझे घूरे जा रहे थे और मैं भी उन्हें देखकर सरप्राइज थी, इसलिए रियोसु को हम पर शक हो गया और तब उस दिन मैंने रियोसु को अपनी सारी सच्चाई बता दी। तब रियोसु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे फादर की सुसाइड के बारे में मिस्टर ताकेची से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ही किसी ने ताकेची को जान से मार डाला। कोतारो कहता है, मरने से पहले रियोसु ने ताकेची से कांटेक्ट किया था, शायद इसीलिए किलर ने रियोसु को मार डाला। आसुका कहती है, रियोसु की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसा कहकर आसुका रोने लगती है। आगे सीन लुआन पर शिफ्ट होता है। असल में लुआन के दोस्त डैनियल ने ही लुआन को पुलिस से बचने के लिए इस जगह छिपाया हुआ था। अब रोज की तरह जैसे ही डैनियल लंच देने के लिए लुआन के पास आता है, उतने में ही पुलिस वाले उस बिल्डिंग के अंदर घुसकर लुआन को पकड़ लेती हैं। दरअसल पुलिस ऑफिसर्स तब से डैनियल का पीछा कर रहे थे, क्योंकि इन्हें शक था कि डैनियल ने ही लुआन को कहीं छिपा रखा है, और ये बात एकदम सही निकली। आगे काजी कोतारो को बताता है, लुआन पकड़ा गया। इवन उसके बाहर रखे गार्बेज बॉक्स से किलर की गन भी बरामद हुई। मतलब लुआन ही मिस्टर ताकेची का असली किलर था। तभी वहाँ नोरिको अपने साथ अकीरा को लाकर उसकी गर्दन में लुआन का एग्जैक्ट टैटू दिखाती है। नोरिको बताती है, असल में ये कोई टैटू नहीं बल्कि एक साधारण सी सील है जिसे कोई भी लगा सकता है। काजी कहता है, तुम्हारा मतलब असली किलर ने अपने नेक पर ये नकली टैटू लगाया था ताकि लुआन को फंसा सके। नोरिको कहती है, बिल्कुल, वरना कोई किलर अपने डस्टबिन में गन क्यों छिपाएगा। इसे सुन कोतारो एकदम से खड़ा होता है और आसुका के पास जाकर कहता है, क्या आप इस ईमेल वाले आदमी को खुद से मिलने बुला सकती हैं? दरअसल आपके हस्बैंड रियोसु ने आखिरी बार इसी ईमेल वाले आदमी से कांटेक्ट किया था और हो सकता है कि यही आदमी किलर हो। तो इसे सुन आसुका अपने मोबाइल से उस आईडी पर मिलने का मेल करती है। इस दौरान कोतारो की टीम खासकर नोरिको एग्री नहीं थी, क्योंकि वह लोग किलर को पकड़ने के चक्कर में आसुका की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। कोतारो कहता है, आसुका पर हम लोगों की नजर होगी। नोरिको कहती है, फिर आसुका की जगह मैं किलर से मिलने जाऊंगी। तो इस पर ना चाहते हुए भी कोतारो एग्री हो जाता है और थोड़ी देर बाद इन्हें किलर का मेल रिसीव होता है। किलर ने आसुका को मिलने के लिए एक एड्रेस भेजा था। आगे प्लान के मुताबिक नोरिको आसुका बनकर किलर का इंतजार कर रही थी और तभी वहां किलर अचानक से आकर नोरिको का गला दबाने लगता है। इसे देख नोरिको के बाकी टीम मेंबर्स अपनी अपनी जगह से निकलकर किलर को दबोच लेती हैं और तभी हमें पता लगता है कि मिस्टर ताकेची का असली किलर ट्रैवल एजेंसी का बॉस मीता था। इसे देख सभी हैरान होती हैं। वहीं नोरिको कहती है, चीफ कोतारो किधर है? तब सीन कोतारो पर शिफ्ट होता है, जिससे मिलने खुद ओदागिरी आया था। यहाँ कोतारो ओदागिरी को सब सच बता देता है कि वो जिसे अपनी वाइफ मानता था वो असल में 5 साल पहले मरे आदमी वाकावयाशी की बेटी थी, और आपने ऐसा बयान दिया था कि वाकावयाशी मर्डर के वक्त नाइट क्लब के पार्किंग लॉट से गुजर रहे थे। क्या ये बात सच है? तब ओदागिरी इस पर हाँ करता है। ओदागिरी बताता है, उस रात एक कस्टमर को छोड़ने के बाद मैं वही कार में थोड़ी देर रुका हुआ था कि तभी मैंने देखा कि वाकावयाशी नाइट क्लब जैसी बुरी जगह की पार्किंग लॉट में खड़े हैं। इतना देखते ही मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया। सामने वाले आदमी ने मुझसे नाइट क्लब के पीछे वाले दरवाजे से कुछ लोगों को पिक करने का ऑर्डर दिया और फिर इसके ठीक थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी में 2 अनजान लोग आकर बैठ गए। फिर मुझे उसी आदमी ने इन दोनों को एक एड्रेस में पहुंचाने कहा था। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं कि वह दोनों आदमी कैसे दिखते थे, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें लेकर उस एड्रेस में पहुंचा वैसे ही मिस्टर ताकेची हड़बड़ाते हुए मेरी गाड़ी के अंदर आए। असल में मुझे कॉल करने वाले भी ताकेची ही थे। ताकेची ने पूछा, क्या
क्या तुम्हें किसी ने यहाँ आते देखा? मैंने कहा बाकावियाशी वहीं पर थे तो शायद उन्होंने देखा हो। तो इधर ताकेची बाकावियाशी को जानते थे और पता नहीं क्यों लेकिन उन्हें किसी बात का डर लगा हुआ था। ताकेची ने मुझे समझाया कि मैं अपनी टैक्सी में बिठाए उन 2 आखिरी कस्टमर के बारे में किसी से ना कहूँ, तो मैंने ऐसा ही किया। फिर अगली सुबह मुझे पता लगा कि उस नाइट क्लब में कल रात किसी लड़की की हत्या हुई थी और क्योंकि मैंने सेम टाइम पर बाकावियाशी को नाइट क्लब से गुजरते देखा था इसलिए मेरे बयान पर मर्डर का इल्जाम बाकावियाशी पर लग गया। कोतारो कहता है तो क्या बाकावियाशी ने सच में सुसाइड किया था? उदागिरी कहता है नहीं। दोस्तों इधर कोतारो और उदागिरी के बीच की ये सारी बातें छिपते हुए आसुका भी सुन रही थी। उदागिरी कहता है असल में बाकावियाशी का किसी ने मर्डर किया था और उसी को राज रखने के लिए मुझे ताकेची ने 3 मिलियन यन दिए थे। उन पैसों के साथ ताकेची सान ने मुझे ये रिंग भी दी थी। जरूर ये रिंग उस नाइट क्लब की होस्ट्रेस के किसी एविडेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस रिंग को मरने वाले होस्ट्रेस को उसके भाई यानी लुआन ने गिफ्ट किया था और ताकेची चाहते थे कि मैं ये रिंग लुआन को वापस करके आऊं, पर अब मैं इसे आपको सौंप रहा हूं। तो अगले दिन कोतारू उस रिंग को परखने की कोशिश करता है। तभी वहां नोरिको ताकेची की मेडिकल रिपोर्ट लाकर बताती है कि मिस्टर ताकेची अल्जाइमर के मरीज थे। दूसरी तरफ सीन मीता पर शिफ्ट होता है जिसे यामाजाकी तहकीकात कर रहे थे। मीता बताता है एजेंसी मैं बस नाम के लिए चलाता था, मेरा असली काम जमीन पर सट्टा लगाने का था और एक बार मेरी जमीन पर हाईवे बन जाता तो उस जमीन का दाम आसमान छू लेता और मैं माला माल बन जाता। लेकिन ऐसे मौके पर उस ताकेची ने अपने कदम पीछे मोड़ लिए। ताकेची चाहता था कि हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ताकेची को अपने किए हुए पर पछतावा था। ताकेची कहता है बाकावियाशी की आत्मा कभी हमें माफ नहीं करेगी। मैं कुछ ही दिनों पहले बाकावियाशी की बेटी से मिला हूँ और कल मैं बाकावियाशी के दामाद से मिलकर उसे सब सच बता दूंगा कि उस होस्ट्रेस को मारने वाला बाकावियाशी नहीं बल्कि वो आदमी था जिसे मैंने उस रात क्लब में इनवाइट किया था। मतलब दोस्तों उस होस्ट्रेस को मारने वाला किलर मीता नहीं बल्कि कोई और आदमी है। यामाजाकी पूछता है आखिर वो आदमी है कौन? मीता कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये जानने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। ये पूरा मामला सभी भूल जाते लेकिन ताकेची को अचानक से सच बोलने का भूत सवार हो गया, इसलिए मैंने ताकेची को उसी रात शूट करके खत्म कर दिया और जानबूझकर लुआन जैसा टैटू लगाकर रेंट में ली हुई बाइक से भाग गया ताकि सारा इल्जाम लुआन पर लगे। वैसे भी लुआन और ताकेची की आपस में बहुत बहस होती थी। यामाजाकी कहता है फिर तुमने रियोसु को क्यों मारा? मीता बताता है क्योंकि रियोसु भी ताकेची से कांटेक्ट करके 5 साल पुराना सच जान गया था। अगर ये सच्चाई मीडिया तक फैल जाती तो बॉस की कंपनी को घाटा हो जाता। यामाजाकी कहता है रुको ये बॉस कौन है? मीता कहता है सोकाडो सान जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। तो इसके अगले सीन में ये लोग सोकाडो से मिलने जाते हैं। सोकाडो कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं, मैं ताकेची को सिर्फ बिजनेस के सिलसिले से जानता था। चीफ कहता है शायद हमें ये केस दोबारा रीओपन करना होगा। सोकाडो कहता है वेल अगर आप लोग ऐसा ना करें तो इससे हम दोनों का फायदा हो सकता है, मैं आपको आपके मुंह मांगे पैसे दूंगा। सोकाडो के ऐसा कहते ही ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम कोतारो को अकेला देखते हैं। दरअसल यहाँ कोतारो ने प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर ओसामो को मिलने बुलाया था। कोतारो ओसामो से कहता है 5 साल पहले वियतनाम के किसी क्लब में एक होस्ट्रेस का मर्डर हुआ था। बहुत जल्द एक स्पेशल ग्रुप वहां आकर उस जमीन का जायजा करने वाली थी ताकि वहां हाईवे बना सके। उस टाइम आप इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड और ट्रांसपोर्ट के अधिकारी थे और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस रात उस होस्ट्रेस का कत्ल आपने ही किया था। ओसामो कहता है तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो? कोतारो कहता है हाँ क्योंकि यही सच्चाई है। आप नहीं चाहते थे कि इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसलिए आपने मुझे एक स्पेशल ऑफर दिया ताकि मैं ये केस छोड़ दूं। ओसामो कहता है तुम्हारे पास इस बात का कोई एविडेंस है? कोतारो कहता है ताकेची अल्जाइमर के कारण बहुत जल्द मरने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपना थोड़ा पाप उतारने का सोचा। ओसामो कहता है लेकिन इसका मुझसे क्या कनेक्शन? कोतारो कहता है मरने से पहले ताकेची ओडागिरी के हवाले ये रिंग देकर गए थे और ये रिंग होस्ट्रेस को उसके भाई ने दी थी। जरा इस रिंग की तरफ गौर से देखिए, इसमें एक बाल का सैंपल है। जब आप होस्ट्रेस को मार रहे थे तो आपका एक बाल उसकी रिंग के अंदर फंसा रह गया था। ओसामो थोड़ा घबराता है और कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम इस सब के जरिए मुझे अंदर करवाओगे? कम ऑन, ये 5 साल पुराना केस है, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। कोतारो कहता है वो सब मैं देख लूंगा। ऐसा कहकर कोतारो चला जाता है। वहीं ओसामो यहाँ कुछ याद करता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि होस्ट्रेस ने ओसामो की उसे बगैर बताए बस एक फोटो ली थी। इसे देख ओसामो इतना गुस्सा हो गया कि वो होस्ट्रेस को बेरहमी से पीटने लगा और इसी दौरान अनजाने में होस्ट्रेस की मौत हो गई। इसे देख ओसामो घबरा गया और उस रात जो 2 लोग ओडागिरी की टैक्सी में बैठे थे वो ओसामो और कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक
सोकाडा सान थे, ये सब अपने अपने फायदे की वजह से ओसामू की मदद कर रहे थे, क्योंकि ओसामू उस वक्त लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकारी था। अगले दिन ये न्यूज मीडिया में आ जाती है और बताया जाता है कि सोकाडा कंस्ट्रक्शन के मालिक सोकाडा सान से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं स्पेशल एडवाइजर ओसामू को 5 साल पुराने होस्टेज के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस न्यूज को देखकर यामाजाकी और मेन हेड बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि इन्होंने सोकाडा से रिश्वत खा रखी थी और शायद सोकाडा इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इनकी भी पोल खोल देगा। वहीं मीडिया तक ये सारी सच्चाई पहुंचाने के बाद कोतारू केस के बारे में और भी पता करने वियतनाम पहुंच गया था। यहाँ बाकावयाशी के पुराने घर में कोतारू को एक लेडी दिखती है। वो लेडी इंग्लिश भाषा में कोतारू से कहती है, क्या आप जापानीज हो और मिस्टर बाकावयाशी के दोस्त हैं? कोतारू कहता है, नहीं, लेकिन मैं उनकी बेटी आसुका को जानता हूँ। लेडी कहती है, तब मैं आपका ही इतने सालों से इंतजार कर रही थी। दरअसल मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो इसे सुन कोतारू हैरान होता है। दरअसल उस लेडी ने कोतारू को वियतनाम के एक लोकेशन में पहुंचने को कहा था। इस जगह सामने से कोतारू को एक जाइंट व्हील दिखती है। इसे अच्छे से देखने पर कोतारू को कुछ समझ आता है और कोतारू के एक्सप्रेशन के साथ ये सीन यही एंड होता है। नेक्स्ट सीन में आसुका कोतारू को थैंक्स करती है कि उसने इतने सालों बाद भी उसके फादर के कातिल को ढूंढ लिया। तब कोतारू आसुका को एक पासबुक देता है और बताता है कि इस पासबुक में तुम्हारे फादर बाकावयाशी तुम्हारे नाम से पैसे जमा करते थे। दरअसल बाकावयाशी का बिजनेस डूब गया था, इसलिए बाकावयाशी काम ढूंढने वियतनाम चले गए थे, लेकिन वहाँ भी उन्हें हमेशा तुम्हारी याद आती रहती थी। इसलिए वह सेविंग्स के सारे पैसे तुम्हारे नाम से डिपॉजिट कर रहे थे ताकि वो सब तुम्हें दे सके। ऐसा कहकर कोतारू आसुका को पुरानी जाइंट व्हील वाली तस्वीर दिखाता है। इसे देख आसुका बहुत खुश होती है और आसुका को ताकुया के साथ अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसके फादर ने उन दोनों की उसी जाइंट व्हील के साथ फोटो ली थी। कोतारू कहता है, ये तस्वीर तुम्हारे बचपन की पुरानी तस्वीर नहीं है, इसे मैंने खुद वियतनाम जाकर खींचा है। असल में जो जाइंट व्हील शिगा प्रीफेक्चर से हटाया गया था, उसे यहाँ से हटाकर वियतनाम में लगाया गया है। इस जाइंट व्हील का पूरा व्यू नाइट क्लब के पार्किंग लॉट के सामने से दिखता है और उस रात मिस्टर बाकावयाशी इसी जाइंट व्हील को देखते हुए तुम्हारे साथ अपने पुराने समय को याद कर रहे थे। लेकिन उदागिरी ने ऐसा समझ लिया कि बाकावयाशी क्लब से बाहर निकले हैं। तो इसे सुन आसुका कोतारू को थैंक्स करते हुए रोने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।